हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो महत्वपूर्ण चैप्टर हम देख रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, जो आपके चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 6 है आपकी किताब में, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है चालू तथा पूंजीगत खाता, यानी करंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो आपके भुगतान संतुलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको आज हम देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंडिविजुअली इस पर बहुत सवाल आते हैं और बार बार ये पूछा जाता है कि चालू खाता और पूंजीगत खाता के क्या अंतर हैं, चालू और पूंजीगत खाता में क्या रखा जाता है और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि चालू खाता और पूंजीगत खाता का मतलब क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। एक बात का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी यहां 10 या 20% सिलेबस कवर करने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाएगा। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, सारी की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की चैनल के साथ, इसके वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को और आसान बनाते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कि चालू खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है। अब देखिए, एक तो ये चैप्टर आपके 12th क्लास के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और डे टू डे इकोनॉमिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली न्यूज़पेपर या अगर आप न्यूज़ सुने इकोनॉमिक्स की, तो उसमें अक्सर आप सुनते होंगे कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इंडिया का करंट अकाउंट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको ये पहले जानना जरूरी है कि भाई करंट अकाउंट या चालू खाता है क्या, या कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत खाता है क्या, इसको जानना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, पहले के सेशंस में मैंने आपके साथ भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा की है। भुगतान संतुलन में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि पूरे देश का, जो दुनिया के देशों से या पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो अंतर व्यवहार है या जो व्यापार है, उसका विवरण भुगतान शेष में होता है। अब भुगतान शेष का ही जो पूरा अकाउंट मेंटेन होता है, उसी अकाउंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक चालू खाता, एक पूंजीगत खाता। और ये चालू खाता और पूंजीगत खाता में केवल आइटम्स, जो मदें रखी जाती हैं, उसी का अंतर होता है। अब कौन कौन सी मदें आती हैं उसको अभी हम थोड़ा समझ लेंगे और डिटेल में देखेंगे। देखिए, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा अंतरण अदायगियों का विवरण है, ठीक, जिसमें क्या शामिल किया जाता है, इसमें एक पक्षीय हस्तांतरण भी शामिल किया जाता है। अब देखिए, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय हस्तांतरण, ये तीन चीजें भुगतान संतुलन की जो महत्वपूर्ण चार चीजें हैं, उसका एक अकेले किसमें होती है, चालू खाता में होती है। अगर इसको आप समराइज वे में समझना चाहें तो देखिए, बीओपी जो होता है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, इसके चार महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ठीक, इसमें क्या क्या चार महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, हमने बार बार चर्चा की है। वस्तुओं का आयात निर्यात, अब यहां से चालू खाता आप समझ लेंगे आराम से, आयात निर्यात। दूसरा, सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। तीसरा, एक पक्षीय हस्तांतरण, या जिसको अंतरण भुगतान भी, अंतरण ट्रांजैक्शंस भी कह रहे थे हम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है। और चौथा आता था पूंजी अंतरण, या कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इस पूंजी अंतरण में भी ऋण है, परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय, सारा। अब देखिए, ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन मदें हैं, इन्हीं तीनों मदों को हम चालू खाता में एंट्री करते हैं। ये है आपका चालू खाता की मदें, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट। और ये क्या है, पूंजी खाता, बस, जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब देखिए,
वस्तुओं का आयात निर्यात, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक पक्षीय जो हस्तांतरण है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी की सारी चीजें आती हैं चालू खाता में। यानी जो तीन महत्वपूर्ण शुरू के भुगतान संतुलन के भाग हैं, इन तीनों इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर ये चालू खाता आपका बना है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय तथा गैर उपदान आय लेन देन को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जिसके अंतरण भुगतान या एक पक्षीय हस्तांतरण जिसकी बात की जा रही है, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो किसी देश के निवासियों को निशुल्क प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? निशुल्क रूप से उसको मिल जाती हैं या प्राप्त हो जाती हैं, और बदले में कोई वस्तुएं या सेवाएं नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ये क्या होता है? निशुल्क रूप से प्राप्त हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्राप्त, प्रभाव नहीं, प्राप्त, या उसको प्रभावित करती हैं, और बदले में इसके कोई वस्तु और सेवा नहीं देनी पड़ती। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, लेट सपोज किसी को गिफ्ट मिला, उपहार कोई मिला, बदले में तो कुछ देना नहीं है। किसी को पेंशन मिला, किसी को कोई मदद क्षतिपूर्ति मिल गई, किसी को कोई रॉयल्टी मिल गई, तो ऐसी चीजें जिसके बदले में उसको कुछ नहीं देना है, वो सारी चीजें अंतरण भुगतान। जो प्रेषण होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? रेमिटेंस। जैसे मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति काम करने गया है और उसने पैसा वापस यहां पर भेजा, तो ये रेमिटेंस हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? चालू खाता के अंदर होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये चालू खाता या करंट अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देश की असल आर्थिक स्थिति को बताता है। देखिए, पूंजी खाता में जब आप जाएंगे तो वहां ऋण आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन आखिर आपके देश की आयात निर्यात की स्थिति क्या है? आखिर आपके देश को बाहर से कितना पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में मिल रहा है? ये सारी चीजों के एंट्री आपके चालू खाते में रहती है। इसलिए करंट अकाउंट हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है पूरे बैलेंस ऑफ अकाउंट का या भुगतान शेष का। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनमें उपहार, प्रेषित जन और अनुदान शामिल है। तो जैसे उपहार में आपको गिफ्ट हो गया, प्रेषित जन का मतलब होता है जो रेमिटेंसेस। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर काम करने गया है और उसको पैसा मिलता है और वो अपने परिवार को पैसा वापस भेजता है। अनुदान यानी ग्रांट, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं। यह सरकार अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? करंट अकाउंट या चालू खाते में आती हैं। फिर आप समझ लीजिए क्या चीज? एक्सपोर्ट, एक्स को एक्सपोर्ट से दिखाते हैं, किसका? गुड्स का। ठीक, इसके बाद एम, इंपोर्ट, किसका? गुड्स का। दूसरा एक्सपोर्ट, किसका? सर्विसेज, सेवाओं का। इंपोर्ट किसका? सर्विसेज का। एक्स और एम की आदत डाल लीजिए। तीसरा क्या? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, हिंदी में एक पक्षीय अंतरण या भुगतान। ये तीन चीजें आपके करंट अकाउंट या चालू खाते में रखी जाती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई उपहार दे, गिफ्ट दे, प्रेषण करे, ठीक, इसके अलावा आपके वस्तु और सेवाओं के लिए आयात निर्यात का भुगतान हो रहा हो, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, ये चालू खाता के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चालू खाते को थोड़ा सा अगर हम एक ग्राफ के तौर पर या एक चार्ट के तौर पर समझना चाहें तो इजिली आपको दिमाग में आ जाएगा। इसमें तीन चीजें हमने रखी है, एक वस्तुओं का व्यापार, दूसरा सेवाओं का व्यापार और तीसरा अंतरण भुगतान। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं दृश्य मदें, दृश्य मदें। ठीक है, ये भुगतान शेष जैसे ही दिख रहे होंगे कि भुगतान शेष का ही एक पार्ट चालू खाता है। ये आपको दिख रहे होंगे अदृश्य मदें, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दृश्य और अदृश्य दोनों मदें किसमें शामिल होती है? चालू खाता में शामिल रहती हैं। अदृश्य मदें और ये तो अंतरण भुगतान है। तो इसमें क्या है? वस्तुओं का निर्यात और आयात, ये दो चीजें किसमें आएंगी? वस्तु के व्यापार में आएंगी। ये चालू खाते का पार्ट होगा। ठीक, सेवाओं में व्यापार तो एक निवल उत्पादन आय होता है और एक निवल गैर उत्पादन आय होता है। तो निवल उत्पादन आय का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्या किया, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो जाकर अपनी सेवा दे रहा है, तो उसके बदले में जो उसको चीजें मिल रही हैं वो इस सेवा के बदले में पैसा मिलेगा। निवल निवेश आय, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उससे उसको प्रॉफिट कमा रहा है, उसको ब्याज वाज मिल रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। गैर निवल में जैसे मान लीजिए जहाज रानी है, मान ली आप शिपिंग सर्विसेज कोई दे रहा है, जहाज की सर्विसेज दे रहा है शिप की, तो उसको पैसा मिल रहा है। बैंकिंग की सेवा दे रहा है, पर्यटन, टूरिज्म, बीमा सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, सारी सेवाओं को जो पैसा मिल रहा है
ये किस में आ जाएगा, या देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है, सब चालू खाते का ही पार्ट होता है। अंतरण में किसी को उपहार मिला, किसी को रेमिटेंस मिला, किसी को पैसा ग्रांट अनुदान मिल गया फ्री में, जिसके बदले में उसको कुछ नहीं चुकाना है, तो ये भी अंतरण भुगतान, ये तीनों चीजें चालू खाता के अंतर आती हैं। तो चालू खाता के अंदर वस्तुओं का व्यापार यानी आयात निर्यात दोनों, सेवाओं का व्यापार यानी आयात निर्यात दोनों, और अंतरण भुगतान, ये तीन चीजें करंट अकाउंट का पार्ट बनती हैं। ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस चालू खाते का एक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालू खाते का संतुलन क्या होता है। अब आपने बार बार, जैसा मैंने शुरू में चर्चा किया, कि बार बार सुना होगा कि चालू खाते का डेफिसिट या घाटा हो गया, या जिसको कहा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? जो ये तीन चीजें आपने उसमें देखी, वस्तु का आयात निर्यात, इसके अलावा सेवाओं का आयात निर्यात और अंतरण भुगतान, उसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। इसके बीच अगर डिसबैलेंस होगा तो उसको घाटा या असंतुलन कहा जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में एक बार और समझा देता हूं, इस चीज को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मान लीजिए ये आपका चालू खाता है, ठीक है। अब लेट सपोज ठीक, इधर क्रेडिट होता है और इधर डेबिट होता है। अब मान लीजिए वस्तु का, अच्छा इधर तो सब निर्यात होगा, आपको पता है, इसमें कहने की जरूरत है नहीं, क्रेडिट की तरफ केवल निर्यात होता है ना। ठीक, इधर वस्तु, सेवा, और इसके अलावा फिर यहां पर अंतरण भुगतान या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मान लीजिए। तो यहां प्राप्ति होगी इसकी, एक पक्षीय अंतरण प्राप्ति, है ना। तो मान लीजिए ये 100 है, ये 200 है और ये 300 करोड़ है। ठीक, कितना हो गया? 600 करोड़। अब इधर आइए, यहां हो जाएगा आयात किसका? वस्तु का, सेवा का और अंतरण भुगतान करना है। चालू खाता में तो यही तीन चीजें आती हैं, तीनों आइटम्स आपको एकदम मुंह पे जवानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां आपने कर दिया लेट सपोज यहां 100, अब यहां भी आपने कर दिया मान लीजिए 200, और यहां भी आपने कर लीजिए मान लीजिए 300। अब यह भी कितना आ गया? 600। अब इस स्थिति में इसे हम चालू खाते का संतुलन कहेंगे, जब इसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो, यानी जितनी देनदारी या लेनदारी है दोनों बराबर हैं, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये चालू खाते का क्या है? संतुलन है। मान लीजिए कि ये क्या हो जाता, जो लेनदारी है यही भी 200 हो जाता और ये 500 पे आ जाए अगर, तो और ये 600 है, यानी देनदारी जाता है, तो इस स्थिति को कहेंगे चालू खाते का घाटा, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जब आपका प्राप्ति जो है आपकी देनदारी से कम है, यानी आपको देनदारी ज्यादा पड़ रही है, तो इसको करंट अकाउंट का हम डेफिसिट या चालू खाते का घाटा कहते हैं। ठीक, तीसरी सिचुएशन क्या आ जाती है कि मान लीजिए ये 400 होता और ये 700 हो जाता और वो 600 है, तो ये चालू खाते का फायदा है। ठीक है, आधिक्य है। तो आधिक्य कब होगा? जब आपके पास पैसा ज्यादा मिल रहा हो, खर्चा कम करना है। घाटा कब होगा? जब पैसा कम मिल रहा है और खर्चा ज्यादा करना है। चालू खाते का घाटा। और चालू खाते के घाटे को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये तीन चीजें ध्यान रखिए। चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्ति चालू खाते के भुगतान के बराबर होती है। ठीक, तो ये सिचुएशन पहली है। इसमें क्या है? करंट अकाउंट में एक बैलेंस है, चालू खाते का संतुलन है। ठीक, चालू खाते का आधिक्य का अर्थ है कि एक देश को अन्य देशों से लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि दूसरे देश का वो रेडी है। तो ये आधिक्य है, जिसको कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक, और इसको कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। इस नाम से ये बहुत जाना जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें क्या होगा? चालू खाते का घाटा इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राप्तियां जो है ये भुगतान से कम है। ये जो आप देख रहे हैं प्राप्तियां जो हैं, दिस आर लेस देन, ये लेस देन का साइन यहां लगा लीजिए, है ना। आप यहां फिर से लिख सकते हैं प्राप्तियां जो हैं लेस देन भुगतान। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहां चालू खाते का आधिक्य है, यहां चालू खाते का घाटा है, क्योंकि प्राप्तियां भुगतान से क्या है? कम है। क्लियर है?
चलिए, तो करंट अकाउंट के डेफिसिट के बारे में आप इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसको क्या मतलब होता है। अब आते हैं पूंजी खाता के तरफ में। तो पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन को दर्ज करता है। परिसंपत्ति, ठीक, असेट्स या जो है परिसंपत्ति, धन को रखने का कोई भी रूप हो सकता है, मुद्रा है, स्टॉक है, प्रबंधन है, जमीन के कागज है, कुछ भी आप जिसमें संपत्ति को रख सकें। परिसंपत्तियों की खरीद खाते में डेबिट की जाती है। अब ये बात ध्यान से समझते चलिए। तो जो भी चीज आप खरीदेंगे, मान लीजिए आप विदेश में जाकर कोई परिसंपत्ति खरीद रहे हैं, कोई बॉन्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो वो आपके यहां डेबिट की जाएगी क्योंकि पैसा आपके यहां से जा रहा है। यदि कोई भारतीय एक यूके के कार कंपनी को खरीदता है तो इस पूंजी खाते के लेन देन का डेबिट मद में प्रविष्टि कर देता है। बिल्कुल सिंपल बात। मान लीजिए कि यहां का कोई इंडियन जाकर यूनाइटेड किंगडम में कोई कार की कंपनी खरीद ले तो हमारे यहां वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक तरह का वो आयात हो गया, हमने इंपोर्ट किया उस चीज को। दूसरी ओर परिसंपत्ति का बिक्री अगर करेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो बिक्री करने का मतलब क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ की अगर परिसंपत्ति को कोई दूसरा चीनी कंपनी वाला खरीद लेगा या कोई दूसरे देश का कंपनी वाला खरीद लेगा तो उसको हम अपने यहाँ क्रेडिट में रखेंगे क्योंकि वो हमको पैसा देगा। तो ये पूंजीगत खाते में इस तरह से की जाती है एंट्री, ठीक है। अब पूंजी खाता में क्या क्या चीजें आती हैं आप देख लीजिए। एक इसमें होता है इंपॉर्टेंट निवेश, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजें होती हैं ना वो पूंजी खाते में रखी जाती हैं। आपने एक शब्द सुना होगा बार बार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो यहाँ पे, हाँ यस, ये एफडीआई, एफआईडी नहीं, एफडीआई कर लीजिए इसको, एफडीआई। तो अब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी ये हो गया कि जब कोई दुनिया के दूसरे देश के लोग डायरेक्ट हमारी कंपनीज में या हमारे देश में आकर निवेश करते हैं तो वो पैसा हमारे पास आता है। ऐसे ही हमारे देश के लोग जाकर दूसरे देशों में निवेश करते हैं। तो ये जो निवेश इन्वेस्टमेंट वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा किस में रखे जाते हैं, वो पूंजी खाता के प्रत्यक्ष निवेश में आते हैं। दूसरा एक पोर्टफोलियो निवेश होता है जिसको जैसे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी रूट के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट करते हैं, एक संस्था के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुल मिला के दोनों निवेश का ही पार्ट होती है, शेयर्स में ज्यादा यूज किया जाता है। तो जितने भी तरीके का निवेश है, कोई बाहर से आके कर रहा है या हम जाकर बाहर कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाले सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत खाते में रखे जाते हैं, पहली बात। अब इसको कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो मान लीजिए अगर हमारे यहां आकर कोई निवेश कर रहा है तो हमारे क्रेडिट में रखा जाएगा, अगर हम जाकर किसी दूसरे देश में कर रहे हैं तो हमारे डेबिट में रखा जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई निवेश करेगा तो पूंजी हमारे यहाँ आएगी, पैसा हमारे यहाँ आएगा, लेकिन हम जाकर अगर कहीं करेंगे तो पैसा हमारा वहां जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का आप कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा। दूसरा विदेशी ऋण, जितने भी लोन संबंधित एंट्रीज होती हैं वो किस में जाती हैं, पूंजी खाता में जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। तो जैसे आप ध्यान रखिए, जैसे आपने करंट अकाउंट के 3 पॉइंट्स बनाए थे ना, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय भुगतान, इसी तरह इसके 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला निवेश, चाहे किसी तरीके का हो। दूसरा विदेशी ऋण, चाहे आपने किसी देश से लिया हो, चाहे आपने किसी संस्था से लिया हो, छोटा लोन हो बड़ा लोन है ना, जैसे अन्य अन्य संस्थाओं से, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, तमाम तरीके के बैंक हैं। तो अगर वहां से कोई ऋण लेकर हम आएंगे तो पूंजी खाता में जाएगा। कई बार विदेशी सहायताएं होती हैं। विदेशी सहायताएं मतलब होता है फॉरेन एड। अब इस सहायता को भी हम एक पक्षीय भुगतान में नहीं रखेंगे। ये सहायता क्या होता है, बहुत कम दर पे या फ्री के तौर पर एक लोन दिया जाता है, लेकिन चुकाना तो पड़ता है, इसलिए वो भी एक तरह का ऋण का ही काम करता है और हमें कहता है कि भाई आप इन्वेस्ट कर लीजिए इस पैसों को लेके और फिर रिटर्न हमें दीजिएगा। तो पूंजी खाता कुल मिलाकर इन 3 चीजों को अपने अंदर समाविष्ट करता है। पूंजीगत खाते में भी ये 3 चीजें आप रख सकते हैं। तो ये उदाहरण आपको जहां भी एग्जाम्पल आए आप उसको तुरंत कैपिटल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अगर किसी भी कारण से इनसे पैसा हमारे देश में आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और किसी भी कारण से पैसा वो बाहर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। अब इसके एग्जांपल्स कई बार दे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता है कि किसी भारतीय ने किसी इंग्लैंड की कंपनी में निवेश किया तो वो हमारे डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो बताइए, मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं, दोनों कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर किसी चीनी कंपनी ने भारत में आकर निवेश किया तो वो भारत के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, नंबर 1। दूसरा, अगर भारत के किसी व्यक्ति ने किसी चीन के व्यक्ति को गिफ्ट दिया तो हमारे डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब आते हैं पूंजी खाता संतुलन। सेम उसी के तरह की बात है, लेन देन दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो संतुलन होगा, वरना उसको क्या कहा जाएगा, आधिक्य या घाटा कहा जा सकता है। तो पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह यानी आने वाला पैसा और पूंजी बाह्य प्रवाह की भुगतान, विदेश में कंपनी के शेयर या परिसंपत्तियों को खरीदना, ये दोनों बराबर हो जाए।
कुल मिला के इसमें कहना ये चाह रहा है कि कैपिटल इनफ्लो इज इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो। ठीक, अब इसमें भी आप चाहे तो एक छोटा सा ग्राफ चार्ट करके समझ सकते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या, पूंजी खाता, ठीक है। अब इसमें आप बिल्कुल वही सारी चीजें लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 चीजें हमने देखी थी। पहला ऋण, ठीक, यानी कि लोन जो इसका पार्ट होता है। दूसरा निवेश, और तीसरा सरकारी सहायता। ठीक है, और ये कौन सा है, क्रेडिट वाला पार्ट है, जब मिल रही है, आ रही है। और ठीक उसी तरह इधर डेबिट साइड में हम लिख सकते हैं यही सेम चीजें। ऋण यानी हम दुनिया को अगर कहीं दे रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, अगर हम किसी को ऋण दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम जाकर कहीं निवेश कर रहे हैं। और तीसरा, अगर हम किसी को सहायता सरकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये सब करने के बाद हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 करोड़, और हम दे रहे हैं कितना, 1000 करोड़। तो इन तीनों चीजों से अगर दोनों तरफ 1,000 रुपए का आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब कि पूंजी खाते में क्या है, संतुलन है। और मान लीजिए कि हमको मिल रहा है 10,000 और वहां हमें देना पड़ रहा है केवल 1,000, तो ये पूंजी खाते का आधिक्य या सरप्लस हो जाएगा। और मान लीजिए हमको मिल रहा है केवल 100 करोड़ और हमको देना पड़ रहा है कितना, 1,000 करोड़, तो ये पूंजी खाते का घाटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। यानी जब मिलने वाला प्राप्ति जो है वो ज्यादा हो और हमको देना जो भुगतान है वो कम हो, तो क्या है, इसका आधिक्य है। और अगर प्राप्ति कम हो और देना अधिक हो, प्राप्ति कम हो और देना अधिक हो तो उसका घाटा हो जाएगा पूंजी खाते का, और प्राप्ति अधिक हो और देना कम हो तो उसका आधिक्य हो जाएगा। ये पूंजी खाते का मुख्य रूप से हमें संतुलन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पूंजीगत खाता संतुलन में तब होता है जब पूंजी का अंतर प्रवाह और उसका कह सकते हैं कि आने वाला पूंजी का बाह्य प्रवाह दोनों बराबर हो। पूंजी खाते में आधिक्य तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी खाते के, ठीक है, पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से कम हो। तो जब पूंजी का अंतर प्रवाह यानी कि इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, तो ये क्या हो गया, डेफिसिट हो गया पूंजीगत खाते में। तो जैसा हम देखते आ रहे हैं, पैसा जो प्राप्त होना है और जो जाना है दोनों बराबर है तो संतुलन, प्राप्त होने वाला कम है, भुगतान ज्यादा है तो घाटा, और प्राप्त होने वाला ज्यादा है, भुगतान कम है तो आधिक्य। ये 3 चीजें पूंजी खाता की आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस टॉपिक में जरूरी था कि पूंजी खाता और चालू खाता क्या है, इसके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, कौन कौन सी मदें इसमें रखी जाती हैं, ये इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया। अगर इन आइटम्स को, इन मदों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको समझ में भी आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कक्षा 6 से 12 तक की कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। और लेट सपोज कि आपने क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के सारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ आपको इसी तरह अगर आप कोई भी सब टॉपिक या सब पार्ट सेलेक्ट करते हैं या कोई अलग क्लास सेलेक्ट करते हैं, तो उसके जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनसे भी आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स का कंप्लीट टॉपिक रिवीजन, इसके अलावा सभी चैप्टर्स के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब क्रमबद्ध तरीके से वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खास बात कि ये पूरी की पूरी शिक्षा 100% निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाले टाइम में हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके सभी सब्जेक्ट्स और क्लासेस के लिए लेकर आते रहें। इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।